यू सर। अब अभी अपन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ मतलब कि ए से में होता क्या है। तो एक ये मैंने पोस्ट डाली थी बहुत पहले। तो इसमें क्या होता है कि जो यूपीएससी ने लिखा हुआ है आपको स्क्रीन दिख रही है ना भाई। यस सर। हाँ तो मतलब इसको थोड़ा कन्वर्सेशनल रखते हैं, थोड़ा आप भी बताओगे कि आपने भी की है 1-2 साल तैयारी, तो आइडिया तो आपको भी होगा। जी जी। तो यस सर। एक्चुअली में व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस कि हम लोगों को स्पेसिफिक लिखना होगा, ठीक है, और एग्जैक्ट लिखना होगा। मतलब एक्सप्रेशन आपका इफेक्टिव और एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने तीन ओके सर। लाइन में इस पूरे सिलेबस को मतलब समराइज करने की कोशिश की है भाई, कि दीज आर द 3 थिंग्स। और ये बात उन्होंने सर ने अपने पूरे वीडियो में भी बताई थी कि दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू डू इन हिज इंटायर एसे। जो दोनों एसे उन्होंने लिखे, दोनों में वो सिर्फ ये 3 चीजों का ध्यान रख रहे थे कि एक तो वो सब्जेक्ट पे स्टिक कर रहे थे, ठीक है, कि जो चीज पूछी गई है उसी पे लिखना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है ज्यादा। मतलब यू कैन ऑफ कोर्स एक्सप्लोर द डायमेंशंस, लेकिन उन डायमेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिस्ट्री लिख के चले आओ वहां पे, है ना। मतलब ओके। और दूसरा है कि जो आपके आइडियाज हैं वो लॉजिकल होने चाहिए और फ्लो में आने चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या है। मैं भी अभी भी ऐसे लिखता हूँ मैं, तो मेरे साथ भी सबसे बड़ी यस सर। समस्या यही है। और ये सबके साथ होती है। मतलब जिस दिन आप फ्लो में लिखना हम लोग सीख जाएंगे उस दिन हम लोग भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दिस इज द थिंग विद यस सर। यूपीएससी, चाहे वो ऑप्शनल में हो या मतलब एसे में हो, इन दोनों चीजों में। जीएस में तो मतलब आप बस ये है कि आप डिमांड मीट कर दो, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे आपके। लेकिन जो ऑप्शनल और एसे में आंसर राइटिंग की स्किल है वो फ्लो पे बहुत डिपेंड करती है। क्योंकि जी जी। प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो मतलब देखते हैं ना भाई कि मतलब आप कहीं से एब्रप्टली बस खाली थिंकर के नाम आपने मेंशन कर दिया है या आपने खाली 2-4 कीवर्ड डाल दिए, तो वो देखते हैं कि मतलब आप ऑर्डरली लिखो चीजों को। तो ये 3 चीजें हैं कि पहला तो आप स्टिक करो जो चीज पूछी गई है, जो मेन आइडिया है, क्रक्स है उस एसे का वो। दूसरा कि आप लॉजिकली और ऑर्डरली फैशन में लिखो। और तीसरा कि आप इफेक्टिव, एग्जैक्ट और कंसाइज एक्सप्रेशन करो। मतलब आपके जो थॉट्स आ रहे हैं वो आप बहुत लॉन्ग वे में नहीं लिख के बहुत शॉर्ट में ही बता दो, है ना। तो ये तीन जी चीजें सर। हैं जो मतलब एक तरीके से एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है यहाँ पे। जितना यूपीएससी ने हमको लिख के दिया है मेंस के सिलेबस में कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन ऐसे होना स्पेसिफिक टॉपिक, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट विल बी गिवन, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे। तो आपको लिखना है, क्लोजली लिखना है, ऑर्डरली फैशन में लिखना है, कंसाइजली लिखना है। और वो कह रहे हैं कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अगर आपका एक्सप्रेशन इफेक्टिव है, एग्जैक्ट है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, नीचे जो लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश प्रिसाइज, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना कि कितनी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, बहुत सारे जार्गन्स होने चाहिए, बहुत सारी इडियम्स फ्रेजेस होनी चाहिए। और आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि इडियम्स फ्रेजेस नहीं भी आनी चाहिए, मतलब जो नॉर्मल इंग्लिश है उससे भी हो जाता है। बट जी जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है भाई। अगर अपने लोग टॉपर्स की कॉपीज देखते हो, ठीक है, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा ईडियम्स फ्रेजेस जार्गन्स, और मतलब आप उनकी जो पूरी कमांड है इंग्लिश पे वो दूर से झलकती है, जी राइट। जी। तो वो कह भले ही देते हैं फ्लो फ्लो में कि मतलब नहीं बहुत अच्छी अगर आपकी इंग्लिश होगी तब भी काम चल जाएगा और ये सब। बट एक्चुअली में रियलिटी ये है कि आपको इंग्लिश पे कमांड चाहिए। मतलब और वो आएगी थोड़ा बहुत, मतलब अगर आप फिक्शनल वगैरह भी पढ़ते हो या हॉलीवुड की मूवीज भी देखते हो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या मतलब आप फिलोसफी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ो तो वहां से, और या फिर आप खाली न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहो भाई, तो उससे भी अच्छी हो जाती है ना। जी जी जी। हाँ तो अभी मतलब हम इनका देखते हैं यार कि इनने मतलब कैसे लिखा था, क्योंकि 161 मार्क्स, समझ रहे हो आप। मतलब दोनों हिस्से में जी जी उनको जी। इतने मार्क्स मिले होंगे जो एवरेज बच्चों को मतलब दोनों में मिलते हैं, दोनों में मिला के। जी जी जी। कितनी बड़ी बात है यार, 161 मार्क्स जी जी। मतलब हाईएस्ट है आई थिंक इन यूपीएससी हिस्ट्री। तो पहले तो अभी आपको ये सेक्शन और ए और सेक्शन भी दिख रहा होगा जो उनसे पूछे गए थे, जी है ना। तो पहला ऑप्शन था कि जी जी। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो यहां से पहले हम देखते हैं कि मतलब इसका सेंस क्या है इस पूरे सेंटेंस का। से इसका ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है कि मतलब जैसे जापानीज प्रोवर्ब है वो भी पूछ सकते हैं कि वो फॉल डाउन 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। अगर आप बार बार गिर रहे हो तो बार बार उठो। दिस इज द बेसिक आइडिया
ऑफ दिस लाइन, और ये तो सबको पता चल रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे कि सर ने इसी ऐसे पे ही लिखा है, मतलब इसी लाइन पे ही ऐसे लिखा है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन उनके पास था, हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। ये वाला यूपीएससी ने अभी रिसेंटली भी पूछा है, ऑफ लेट, आई थिंक 2023 या 2024 में, कि द बेस्ट टाइम टू कंस्ट्रक्ट अ रूफ इज व्हेन देयर इज, व्हेन द सन इज शाइनिंग, है ना। ये करके भी पूछा है सर ने, मतलब यूपीएससी ने, कि जो सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी चीज को ठीक करने का, वो तब है कि जब मतलब एक तरीके से सन शाइन कर रहा है। बाद में तो लोग अच्छे कर ही लेते हैं चीजों को। तो पहले ही अगर आप, मतलब अगर आप इतने विजनरी हो कि आप पहले से ही चीजों को फोर्स ही कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, चीजों को ठीक कर सकते हो, तो वो इसका पूरा सेंटेंस का यही मतलब है। इन लाइन पे लिखना है आपको, हेल्थ इज नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम्स। तो हमारे यहाँ अब इसको आप अपने इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम से भी जोड़ सकते थे। इसमें तो मल्टीपल डायमेंशंस आ जाएंगी। हिस्टोरिकली भी आप देख सकते हो कि अगर मतलब जैसे नवाब ऑफ अवध, उनके बारे में कहा जाता था कि काश वो फोर्स ही कर पाते कि कैसे ब्रिटिशर्स उनके जो किंगडम है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। और जो नवाब थे वो तब तक मतलब अपनी नवाबी में डूबे रहे जब तक अंग्रेजों ने उनके किले पे धावा नहीं बोल दिया। और फिर जब कोई नहीं बचा तो फिर उनको पकड़ लिया गया। तो फिर उनसे पूछा गया कि आप मतलब गए क्यों नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा जो जूता पहनाने वाला था वही नहीं था आज। अगर वो होता तो वो मुझे जूता पहनाता, तब मैं जाता। हेलो। यस सर, यस सर। तो मतलब समझ रहे हो कि मतलब इसमें क्या है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब आप ये इसका मेन ये है कि क्या आप समझ पा रहे हो कि विजनरी होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो यस सर। वो इस क्रक्स पे लिखना था। तीसरा था कि डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, द ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड अस व्हाइल वी आर अलाइव। कि मतलब कुछ नहीं होते हैं जो डेड इनसाइड टाइप के लोग होते हैं, कि मतलब मोटिवेटेड नहीं है, उतना काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइप के लोग, तो वो पहले से ही खत्म हुए हुए हैं। मतलब उनके अंदर प्राण तो है लेकिन वो जिंदा नहीं है। तो ये कैसे, मतलब आज बहुत सोसाइटी में सुसाइड्स बढ़ रही हैं, है ना। बहुत पेसिमिज्म है, लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग डेड इनसाइड देमसेल्व्स हैं। दे आर मतलब रनिंग कॉप्स, मतलब वो बस चल रहे हैं। तो इनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, जीवन को लेके कोई ऑप्टिमिज्म नहीं है। तो तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो ये दिखाना चाहती है कि वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स लाइफ। जीवन का जो पर्पस है, जो लार्जर पर्पस है, उसकी तरफ हमने देखना चाहिए ना। और मतलब कौन लोग खुद में ही खत्म हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ ओरिएंटेड हैं, वो लोग, उन लोगों को क्या होता है कि जीवन में फिर जॉय खत्म हो जाता है ना। गांधी जी भी ने कहा था कि मतलब जो द ग्रेट वे टू फाइंड अवर सेल्फ इज टू लूज अवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। तो वो वाली बात है इसमें, कि डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि मतलब आप मनुष्य मर जाए, वो भी छोटी बात है। लेकिन सबसे बड़ा लॉस क्या है कि वो मरने से पहले ही मर जाए, वाइल बी लिव, तभी मर जाए जब वो जिंदा है। चौथा है कि पीपल हु आर इन फॉर्च्यून पोजिशन ऑलवेज एट्रीब्यूट वर्च्यू टू व्हाट मेक्स देम सो हैप्पी। जो लोग आज फॉर्चुनेट पोजीशन में हैं, वो वर्च्यू से को कैसे समझते हैं, कि जिस चीज से उनको खुशी मिले उनके लिए वही वर्च्यू है। ठीक है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। तो ये अगर आप मतलब इसको अगर आप देखोगे, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ पीएसआई और ऑप्शनल, तो आप सबसे पहले चौथे वाले पे ही लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि आप इसको कनेक्ट करते प्लेटो से, है ना। कि वहां पे भी तो यही है कि जो रूलिंग क्लास है वो हैप्पीनेस के पीछे भाग रही है, या जो मतलब शॉर्ट विजन है उनका, जो मटेरियलिस्टिक चीजें उनके पीछे भाग रही है, जबकि लॉन्ग चीजों के पीछे भागना चाहिए। ये प्लेटो का मतलब जो जो उसका जो एम है, उसकी एलिगरी ऑफ केव थ्योरी का, वो यही है कि वी शुड नॉट चेज दी मटेरियलिस्टिक थिंग। हेलो। जी जी सर। हाँ भाई, तो अब आप बताओ, अगर आपको इनमें से लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं इन चारों ऑप्शंस में? आपके। सेक्शन ए में से ना? हाँ भाई। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि यू वुड बी मोस्ट कंफर्टेबल इन राइटिंग, विच वन?
क्योंकि ये चारों फिलोसफिकल हैं, और सेक्शन ए मोस्टली चारों ही फिलोसफिकल होते हैं हर बार। जी जी जी, मैं फर्स्ट के लिए जाता हूँ इस हिसाब से। आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। हाँ, क्योंकि इसमें आप बहुत हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो आइंस्टाइन का, कि वो 1000 बार उसने बल्ब बनाया, है हाँ, ना। वो थॉमस एल्वा एडिसन का भी दे ओह सकते हैं। सॉरी सॉरी हाँ, एडिसन का। तो मतलब ऐसे बहुत सारे साइंस में मिल जाएंगे। एलॉन मस्क का है कि कितनी बार उन्होंने जो रीयूजेबल जी रॉकेट बनाया वो कितनी बार फेल हुआ, बट स्टिल ही परसिस्टेड। बहुत सारी स्टोरीज हैं, है ना। वेरियस डायमेंशन से आप वुमेन को ले सकते हो। मतलब अभी भी ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है बट स्टिल अवर वुमेन परसिस्ट, है ना। तो जी इसमें जी जी। मतलब मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, इसको लिखना आसान है, आपको नहीं लग रहा। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और जैसे ये हेल्थ वाला है, फिर इसमें क्या है, अगर आप इसको फिलोसफिकल नजरिए से देखो तो इसमें आप बहुत मतलब विजनरी टाइप से अगर आप इसको देखो, तब तो आप इसको इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ हेल्थ के नजरिए से देख लो, तब इसमें बहुत कंटेंट की कमी पड़ जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए तो फर्स्ट वन आई थिंक इज द बेस्ट। और सर ने भी उसी पे लिखा है अभी। आई थिंक देयर इज वन अच्छा। मोर पीपल। हाँ, सर ने भी इसी पे लिखा है कि अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो आई थिंक हेतवी मैम और है हमारे साथ। हाय हेतवी। Hi sir, तो आप बताइए आप कौन सा good लिखते हैं। evening. गुड इवनिंग। I would have opted for the second one. सेकंड वन, अरे वाह। क्यों, कि मतलब आप इसको विजन से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमको पहले से फोर्स ही कर लेना चाहिए चैलेंजेस को। I use the formula of that speech. It means मैं ना एक के बाद एक मीन सोसाइटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरनमेंट, एक एक बिल्कुल। चीजें पकड़ के और सोच लेती है एग्जाम्पल्स. आई एम नॉट टू गुड एट फिलोसॉफी, हाँ बट हाँ। एग्जाम्पल लिख लिख के ऐसे लिख देती हूँ. अरे वाह गजब तो देखते हैं या सर ने कैसा लिखा है, उनका पहला वाला देखते हैं। तो इसमें पूरे में, अगर उनका अगर पूरा, क्योंकि मैंने बहुत बार बार पढ़ा है ये वाला इसे उनका। तो सबसे जो शानदार चीज है वो मुझे लगती है उनकी जो स्टाइल है ओपन करने की। और ये चीज चीज आप देखोगे, जो अनुदीप सर थे, अनुदीप दुरी शेट्टी सर, है ना। तो उनकी कॉपी में भी ये बात थी। मतलब सुन रहे हो आप लोग ना। जी जी। यस. हाँ, तो उनकी कॉपी में भी ये बात थी, उनकी मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था व्हेन द ब्लीट्स क्रीग ऑफ, मतलब जो अलेक्जेंडर की इन्वेजन हुई थी स्ट्रक इंडिया। तो उन्होंने बताया था कि दो किंग्स थे, एक थे पोरस और एक थे अम्भी। तो आपको भी स्टोरी पता होगी कि अम्भी वॉज द किंग जिसने मतलब ले डाउन कर दिए थे अपने वेपन्स, और पोरस वॉज द किंग हु फॉट, है ना। तो इसीलिए फिर वो बताते हैं कि मतलब उनका भी ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ था कि मतलब जो लोग हारते नहीं हैं, और वो लोग मतलब परसिस्ट करते रहते हैं। तो वो वाली स्टोरी और एक ये वाली स्टोरी, ये दो स्टोरी परफेक्ट हैं। और पता है मैं क्या सोचता हूँ, सुन रहे हो आप लोग ना, कि यस सर। यस सर. मेरा ये ओपिनियन है कि भाई हम लोगों को इनको यूज कर लेना चाहिए। ये मतलब ये जो होते हैं ना इंट्रोडक्शन, क्योंकि सोचो, अब जैसे ये सर हैं, इनकी 2016 ओला में रैंक आई थी आई थिंक, है ना। तो सोचो यार ये कितनी पुरानी बात रही होगी। अभी मतलब क्या ही ऐसी, कौन ऐसा आदमी होगा जो उस समय से अभी तक लगातार चेक कर रहा होगा आंसर्स को। ठीक है। तो अगर मतलब आप इनको डिट्टो, अगर आप इनको याद भी कर लो, और अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए अपने एग्जाम में, जिस सेंटेंस का यही मोर और लेस सेम मीनिंग हो, तो आप उसको चिपका सकते हो। आपकी क्या ओपिनियन है इस पे। वी यस कैन सर। डू दैट सर. हाँ मतलब मैं, क्योंकि मैंने देखा है एक दो जैसे, उनकी जो कॉपी थी वो कौन सी मैम थी, कौन शर्मा थी जिनकी पहली रैंक आई थी यार, श्रुति श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा। तो उनका उनका एसे का मैंने देखा था कि वो ब्रह्मवादिनी, और उनकी उन्होंने उससे स्टार्ट की थी उनके एसे को उन्होंने, जो ब्रह्मवादिनी और आई थिंक गार्गी के बीच में जो डिबेट हुई थी, ब्रह्मवादिनी गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में। तो और वो मैंने मतलब एक पहले भी किसी टॉपर की आंसर राइटिंग स्क्रिप्ट में देखा है वो, मतलब ऐसे में ही, और उन्होंने वही डायरेक्ट मतलब वहां से चिपकाया है। तो ये मतलब मेरा अपना ओपिनियन है कि मतलब आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्लेजरिज्म चेक थोड़े ना हो रहा है। और ये क्योंकि कुछ ऐसे इंट्रोडक्शंस हैं, ये कुछ ऐसे कंक्लूजन्स हैं इन लोगों की कॉपीज में, जो मतलब बहुत शानदार तरीके से लिखे हुए हैं। अगर आप इनको मतलब इसका 80% भी आप वहाँ पे अगर आप रेप्लिकेट कर पाए, तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
ठीक है। ओके सर। हाँ तो मतलब अभी फिर यस आप सर। आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि इफ यू हैव बेटर इंट्रो। और कभी कभी ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पूछा गया है और आप यही चिपका रहे हो, वो भी गलत बात है। तो मतलब का ये होना चाहिए कि अगर मतलब बिल्कुल इसी से रिलेटेड मुझे कोई टॉपिक दिख गया जस्ट लाइक दिस, तो फिर मैं क्या करूंगा, यही इसी वाले इसको इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो आप। ऐसे मतलब आप 15 इंट्रो तैयार कर लो, 15 बहुत ज्यादा। और 15 के 15 आपको वेरियस टॉपर्स की कॉपी से मिल जाएंगे, जैसे दो तो सर के ही हो गए, क्योंकि इन्होंने दो तो इसी में हो जाएंगे, इसी वाली कॉपी में। तो अगर और इनकी दो कॉपी है अपने पास, तो इनकी हो जाएंगी चार कॉपी। तो मतलब चार इंट्रो। और चार आप देख लो बहुत अच्छे किसी और के, लाइक अभी मेरे ख्याल से एक आनंद करके मैम है, उनके भी बहुत अच्छे शायद 140 145 मार्क्स आए थे। एक अनुदीप दुरी शेट्टी सर हैं, उनके। तो इन लोगों से देख लो कि इन लोगों ने कंक्लूजन कैसे लिखा है, इन लोगों ने इंट्रो कैसे लिखा है। और एक अनुदीप सर की एक बुक भी आती है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑफ एसी राइटिंग शायद, या मतलब फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग। आप में से पढ़ी है किसी ने? नो सर। तो वो बहुत अच्छी बुक है। वो जो आई थिंक 5th रैंक आई थी उनकी, क्या नाम था उनका, उत्कर्ष द्विवेदी सर, पीएसआई और ऑप्शनल से। तो यस यस सर। सर, यस यस सर। सर। हाँ, तो उन्होंने भी अपनी मतलब बताया था, और उनका जो ब्लॉग है उसमें उन्होंने लिख रखा है कि उस वाली बुक से मुझे बहुत हेल्प हुई थी। तो मेरे पास वो बुक है, तो मैंने वो पढ़ी है उनकी बुक। और ऐसे में उन्होंने मतलब पूरा टेम्पलेट बताया है कि उन्होंने ऐसे लिखे कैसे हैं, अनुदीप सर ने। ठीक है, उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मतलब आप उनसे सीख सकते हो। और अगर मतलब मैं उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। मतलब हो जी सर। सकता है ओके कॉपीराइट आ सर। जाए मतलब पर्सनली भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे हो सकता है कुछ मतलब ऐसे वैसे लोग कहने लगे कि भाई बुक ही भेज दी तुमने। तो अब इनका देखते हैं, इनका इंट्रो पढ़ते हैं पहले। ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ हिज, टॉपिक तो पता ही है आप लोगों को। टॉपिक यही कि अवर यस ग्रेटेस्ट सर। ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब सीधी सी बात है, परसिस्टेंस इज द वन कीवर्ड जिसमें हम इस पूरी लाइन को समअप कर सकते हैं। मतलब जो की की आइडिया है इस पूरी लाइन का, वो है परसिस्टेंस। कि इंसान जो लगातार वो करता रहे, मतलब वो डटा रहे मैदान में, है ना। तो अब इन्होंने इसको कैसे दिखाया, कैसे स्टार्ट किया है। अब इस आदमी ने क्या किया, सबसे पहले तो ही गॉट द आइडिया इन वन कीवर्ड। मतलब और आप भी हमेशा ऐसे समझने की कोशिश किया करो, जब भी कोई लाइन आए फिलोसफिकल, तो उसको वन वर्ड में सम अप करने की कोशिश किया करो कि क्या इसमें ऑनेस्टी पे फोकस है, क्या इसमें इंटीग्रिटी पे फोकस है, क्या इसमें परसिस्टेंस पे फोकस है, मतलब या हार्ड वर्क पे फोकस है। हमेशा फिलोसफिकल लाइन कुछ ना कुछ एक सेंट्रल मैसेज दिया करती है हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो एक लाइन होगी वो कुछ इंसान को करने के लिए बोल रही होगी, या किसी तरीके से जीवन को जीने के लिए बोल रही होगी। वो सेंट्रल थीम होगी उस पूरी लाइन की, कि दिस इज हाउ इट शुड बी। क्योंकि फिलोसफी इज व्हाट, कि दिस इज हाउ इट ऑट टू बी, है ना। फिलोसफी इज व्हाट, लव फॉर नॉलेज। मतलब ये उसका मतलब है, ग्रीक वर्ड में फिलोसफी को यही बोलते हैं। तो अब नॉलेज क्यों चाहिए इंसान को, बेटर जीवन जीने के लिए। तो अगर कोई फिलोसफिकल लाइन होगी तो उसका बेसिक पर्पज ही ये होगा कि यू शुड हैव द नॉलेज टू लिव अ बेटर लाइफ, है ना। तो मतलब इंसान को नॉलेज से प्यार क्यों है, क्योंकि वो अपने जीवन को बेहतर बना पाए। बेहतर कैसे बनेगा, वैल्यूज से। तो फिलॉसफी में वैल्यू ड्रिवन होती है फिलॉसफी हमेशा। तो एक जो कीवर्ड होगा आपको उस पर फोकस करना होगा। और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस कीवर्ड को पकड़ लिया। ही न्यू कि इस कीवर्ड का, अब इस पूरी लाइन का मतलब है परसिस्टेंस, और अब मुझे एक परसिस्टेंस से मतलब रिलेटेड कोई एक अनेक्डोट यहाँ पे चिपका देना है। कोई स्टोरी सुन रखी है आपने, कोई मतलब आपके मन में कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर मतलब आप कोई अनेक्डोट है आपके मन में, कोई स्टोरी है, कोई पास्ट इवेंट है जो हुआ है, तो वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। राइट, सुन रहे हो आप लोग? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब इनका देखना कितने अच्छे तरीके से लिखा है इनने। ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ हिज प्रेसिडेंटशिप, नेल्सन, जो नेल्सन मंडेला थे, ही वॉज आस्क्ड बाय ए रिपोर्टर अबाउट व्हाट हैड केप्ट हिम गोइंग ऑल दीज इयर्स अगेंस्ट द अपार्थाइड रेजिम इवन आफ्टर 2 डजन ईयर्स इन प्रिजन। कि वो 12 साल तक वो जेल में रहे, 24 साल तक, मतलब इतने ज्यादा साल तक वो जेल में रहे, लेकिन फिर भी व्हाट वाज द थिंग, व्हाट वाज हिज इनर मोटिवेशन, कि जिसकी वजह से वो लगातार अपने मतलब ब्लैक्स के लिए वो लड़ते रहे, उन्होंने अपने जो एक रेजिस्टेंस है उसको चालू रखा। मंडेला's आंसर was simple. He quoted his favorite poem Invictus and remarked, I am the master of my fate, I am the captain of my soul, है ना। तो मतलब एक तरीके से क्या है कि
आपने वो मूवी देखी इनविक्टस किसी ने? बहुत शानदार मूवी नो है। सर। अरे नो देख, सर। मतलब वो फुटबॉल को लेके है कि जैसे जब ब्लैक लोगों का शासन आ जाता है साउथ अमेरिका में, तो होता क्या है कि वो उनका जो एक वाइट कैप्टन होता है टीम का, तो वो बहुत डर जाता है कि अब मतलब ब्लैक्स का शासन आ जाएगा तो ये लोग तो हटा देंगे वाइट्स को। और वाइट जो लोग होते हैं वो मतलब अपनी नौकरी छोड़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रगल है 1992 में ही मिला है साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को राइट, है ना? इतना तो मतलब आप लोग जानते होंगे पक्का। तो सुन रहे हैं ना आप लोग? यस सर। तो उसी पे वो मूवी बनी हुई है यस। कि उसमें जो उनकी जो पूरी फुटबॉल टीम है वो कैसे एक यूनाइटेड एफर्ट करती है, और उसमें नेल्सन मंडेला को दिखाया गया है। और उस मूवी का नाम ही है इनविक्टस। और नेशनल जो सॉरी नेल्सन मंडेला की जो पोएम है उसका नाम भी है इनविक्टस। तो बहुत शानदार। और उस मूवी में बहुत बार वो इसको कहते भी हैं। तो या तो सर ने, मुझे लगता है क्योंकि वो उन्होंने अपने ट्विटर आईडी पे बता रखा है कि वो बहुत मतलब फैन है मूवीज वूवीज के, तो शायद उन्होंने वो उस मूवी से उनको ये मिला हो। अदरवाइज ये मतलब आप पढ़ भी सकते हो इसको, उनकी एक वाकई में एक मतलब पोइट्री है इनविक्टस करके। तो अब ये उन्होंने या तो उन्होंने खुद सोच के लिखा है या तो उन्होंने ये प्री प्रिपेयर्ड करके लिखा है। तो आप जब आप एग्जाम में होते हो तब आपके मन में ये चीजें अपने आप नहीं आती हैं, और अगर आएंगी भी तो इतनी ऑर्डरली फैशन में नहीं आएंगी कि आप एक एक चीज को इतनी अच्छी तरीके से लिख पाओ कि आप मतलब उस पोएम की दो लाइंस को भी लिख दो। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू प्रिपेयर इट बिफोर एंड। सीधी सी बात है ना भाई? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो मतलब आपको क्या करना होगा पहले से ही। और ये एक तो नेल्सन मंडेला की ये वाली इन्विक्टस हो गई। एक आपने सुन रखी होगी रविन्द्रनाथ टैगोर वाली, कि इनटू दैट वर्ल्ड में गॉड, मतलब जो जहाँ पे एजुकेशन फ्री हो, जहाँ पे फ्रीडम हो बहुत ज़्यादा। वो एक है, एक उनकी पोएम करके। तो वो आप याद कर लो उसकी दो चार लाइंस। इनटू दैट मतलब फ्रीडम ऑफ हेवन, लेट माई गॉड मेक मी अवेक। तो वो भी है। तो ये तीन चार ऐसी, और एक गांधी जी की है कोई, मतलब आप गांधी जी में तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, उनके कोट्स ज्यादा फेमस है, उनकी पोएम कोई इतनी फेमस नहीं है। लेकिन ये दो तीन ऐसे पोएम्स हैं। और वो है अगेंस्ट द डार्कनेस यू शुड परसिस्ट, उसमें एक वो भी आता है। बहुत अच्छी एक पोएम है मार्क ट्वेन की आई थिंक, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है शायद, कि रेज एंड रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ लाइट। वो पढ़ी है आपने किसी ने? बहुत अच्छी पोएम है, वो भी आप नो लिख सर। सकते हो। वो भी लिख सकते हो नो आप। सर। तो मतलब ऐसे कहने का मतलब ये है कि देखो मैं कोई पोएट थोड़े ना हूँ, लेकिन ऐसे आप पाँच छः याद कर लो। और पाँच छः में बहुत ज्यादा पूरी पोएम नहीं याद करनी, मतलब चार चार याद कर लो, चार चार लाइन ऐसी छह पोएम की। लाइक मार्क ट्वेन हो गए, या एक वो है नेशन बिल्डर्स करके R W इमर्सन की, है ना? तो कहीं पे भी आ जाए कि ब्यूरोक्रेसी में कैसा होना चाहिए, या ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड टॉपिक मिल जाए आपको, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड मिल जाए, वहां पे लिख दो कि वो जो लोग होते हैं वो अपने नेशन के पिलर्स को बहुत डीप में ले जाके मतलब बनाते हैं अपने देश को, नेशन बिल्डर्स। बहुत शानदार पोएम है वो। तो वो याद कर लो। ये ऐसी तीन चार पोएम है जो मतलब आप हर जगह चिपका सकते हो, कोई भी टॉपिक हो वहां पे। मतलब आप मतलब GS में नहीं लिखा ना, यहाँ पे लिख के आना, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और GS 4 में भी लिख सकते हो आप, मतलब अगर आपके पास उतना स्पेस है, थोड़ा बहुत लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें दो लाइन भी लिख के आओगे तो बहुत अच्छा। और कंक्लूजन में ये बहुत अच्छी काम करती हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, एक दो टॉपर्स ने बहुत अच्छी तरीके से यूज किए हैं पोएम्स को एज अ कंक्लूजन, अब यहाँ पे भी, एजे में भी और GS 4 में भी। ठीक है? तो अब इनका पूरा आइडिया ही इन्विक्टस का था कि मतलब कैसे जब मतलब वो प्रेसिडेंटशिप उनकी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कैसे अपार्थाइड रिजीम के खिलाफ उनका इतना लंबा स्ट्रगल था, बट स्टिल उनके मन में कोई घृणा नहीं थी उन लोगों के प्रति। तो वेन वन फॉल्स, तो अब उन्होंने बताया कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो दिस इज समथिंग दैट केप्ट हिम गोइंग। He said that when one falls, the next obvious step is to pull oneself off, dust off the cloths and keep moving on. अब पता है यहाँ पे जितना वो घर से प्रिपेयर करके गए थे यहाँ पे वो खत्म हो गया। ये जो लाइनें हैं ना, ये जो जहाँ पे ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा है दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जितना वो घर से यस सर। प्रिपेयर करके गए थे वो अब यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ दिस इज समथिंग जो ही सेड दैट व्हेन वन फॉल्स इज द टॉपिक। टॉपिक यही था कि वन अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। और ये उन्होंने देखो यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया है, जिससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी मैंने ऊपर इंट्रो में स्टार्ट किया है,
वो सब ऑलरेडी एक्चुअली में मीनिंगफुल है और इस टॉपिक से रिलेटेड है। ही सेड दैट व्हेन वन फॉल्स द नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप इज टू पुल वन सेल्फ अप, डस्ट ऑफ द क्लॉथ्स एंड कीप मूविंग ऑन, फॉर दैट इज व्हाट ग्लोरी वॉज एंड ग्लोरी विल बी। तो यहाँ पे लिखा है ना कि ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। और इसी बात को आपने वो पढ़े एक्टिव पैसिव, सबने पढ़े होंगे। यस सर। हाँ यार मुझे लगता है 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। खैर देखते हैं, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है, मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। तो होता क्या है, तो सर ने क्या किया है कि जैसे ये जो टॉपिक है ये लिखा है एक्टिव वॉइस में, उन्होंने उसको डायरेक्टली लिख दिया है पैसिव वॉइस में, जिससे वो उन्होंने डायरेक्ट मतलब सेट कर दिया है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि मतलब दिस टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज इंट्रो। उनका इंट्रो कोई इररिलेवेंट नहीं है। और ये बात, ये जो लाइन है ये पढ़ के उन्होंने वो सॉलिड कनेक्शन बिठा दिया है, और ये बात एग्जामिनर के माइंड में रह जाएगी कि देखो भाई इसने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जो टॉपिक है। दूसरी बात अब देखो, उन्होंने जो दूसरी लाइन लिखी है दैट इज डायरेक्टली अनरिलेटेड। अगर मतलब जैसे बहुत जगह मैंने अपनी कॉपी इवेल्युएट कराई, उन लोगों ने कहा कि मतलब आप एकदम से नई डायमेंशन नहीं जनरेट कर सकते हो विजन विजन में, कि मतलब आप हर बार कुछ एक कनेक्टिंग लाइन लाओ या कनेक्टिंग वर्ड लाओ, आप कहीं से कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन सर ने किया है ऐसा, देखो उन्होंने डायरेक्ट ही केम टू ग्रीक लेजेंड्स। कितनी बड़ी बात है ये, मतलब कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं है, डायरेक्ट एक नई डायमेंशन है। कहाँ से, वो साउथ अफ्रीका वाला उन्होंने वो दिया है एक तरीके से एग्जाम्पल, और अब वो आ गए ग्रीक लेजेंड पे, दिस इज अ न्यू डायमेंशन। और ये डायमेंशन बहुत शानदार है उनकी, ये वाली डायमेंशन पढ़ो आप। ग्रीक लेजेंड्स लाइक द ओडिसी एंड द इलियाड, सबने सुन रखी होगी कि ओडिसी और इलियाड वाली, सुनी है ना आपने मतलब। नो सर। नो सर। तो ओडिसी और इलियाड मतलब दो मोस्ट फेमस बुक्स हैं। वो मूवी देखी होगी आपने, ट्रॉय, एकिलस वाली। नो नो सर। सर। कोई नहीं होता है। मतलब मूवी फ्रीक नहीं है आप लोग, मैं ही हूँ। तो एक्चुअली में ऐसा है कि मतलब बहुत फेमस एक फाइटर हुआ है एकिलस, तो उसके बारे में एक मूवी बनी है, मतलब एक ग्रंथ लिखा गया था ऐसा समझ लो आप, जिसको बोलते हैं इलियाड और ओडिसी। तो मतलब होता क्या है, इसमें दो तो हीरो हैं, एक तो एकिलस हीरो है, एकिलस पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा हीरो है, राइट। जैसे हमारे यहाँ भगवान हैं वैसे उनके यहाँ एकिलस बहुत महान माना जाता है। लाइक हमारे यहाँ पे महाभारत है, उसमें जो भीष्म है, अर्जुन है, वैसे वहाँ पे एकिलस हैं, पोसाइडन हैं, उनके मतलब जो देवी देवता हैं उनके बारे में आपने सुन रखा होगा, या हरक्यूलिस हैं। तो ऐसे ही अब सर ने ये वाली डायमेंशन दी है, इससे मतलब ये एक टॉप नॉच डायमेंशन है भाई साहब। अगर आपने ये मेंशन कर दी तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसको कुछ अलग ही लेवल का ज्ञान है दुनिया में। तो ये लाइन पढ़ो पहले आप। ग्रीक लेजेंड्स लाइक द ओडिसी एंड द इलियाड एक्सप्लोर द रियल नेचर ऑफ ग्लोरी एंड हीरोइज्म, ठीक है। दे शोकेस द एक्सियम दैट द ऑर्डिनरी मैन बिकम्स अ सिंबल ऑफ ग्लोरी, नॉट बिकॉज ही हैड ऑलवेज बीन अ नोबल एरिस्टोक्रेट वर्शिप्ड बाय अदर्स, बट बिकॉज ही फॉट इन but he because he fought impending consequences and failures only to overcome the enemy and secure penultimate justice। तो मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि देखो जितना ग्रीक लेजेंड्स हैं, चाहे वो ओडिसी हो चाहे वो इलियाड हो, उनका मेन थीम क्या है, उनका मेन थीम है ग्लोरी, उनकी मेन थीम है हीरोइज्म। ग्लोरी दिखाते हैं वो एक्िलस की, कि कैसे वो ट्रॉय वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, ट्रोजन हॉर्स वाली, कि वो हॉर्स होते हैं उनको वो भेज देते हैं ट्रॉय में, और फिर उसमें से वो उनके सोल्जर्स रात में निकल आते हैं और फिर वो पूरा शहर को जीत लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स तो सुनी यस होगी। सर। हाँ हाँ वही सर यस उस, सर। वही है उसी। हार्ड एग्जाम। हाँ हाँ उसी स्टोरी में अपना एक्िलस आता है, उस स्टोरी का मेन हीरो ही अपना एक्िलस है, ठीक है। तो दे शोकेस द एक्सियम दैट, कि होता कि ऑर्डिनरी मैन मतलब एक तरीके से जो एक्िलस है वो कोई इनका राजा वाजा नहीं है, राजा है एगमेनन। जो एगमेनन करके व्यक्ति है वो राजा है, लेकिन एक्िलस एक आम आदमी है। उसको लोग ऐसा मानते हैं कि वो गॉड का बेटा है, बट एक्चुअली ही इज जस्ट अ फाइटर, सिंपल सोल्जर। मान लो थोड़ा जनरल टाइप का है, लेकिन वो सोल्जर ही है। लेकिन स्टिल दे ओवर मतलब ऑर्डिनरी मैन बिकम्स अ सिंबल ऑफ ग्लोरी, इसलिए नहीं क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था, क्योंकि वो मतलब पॉलिश सिटी स्टेट की बात है तो वहां पे एरिस्टोक्रेट्स होते थे। तो इसलिए नहीं कि वो कोई एरिस्टोक्रेट है, बट बिकॉज ही फॉट इम्पेंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज एंड फेलियर्स, कि जो भी फेलियर्स आते रहे
उन सबसे वो लड़े, राइट। मतलब एकिलस तो वॉरियर ही है, और जो होमार है इलियाड का, तो ये भी उन्होंने उन्होंने बताया है, ओनली टू ओवरकम द एनिमी एंड सिक्योर पेनल्टीमेट जस्टिस, और लास्ट में उनको जो है जस्टिस मिली, मतलब वो जीते। ओमर्स प्रोटैगनिस्ट यूलाइसिस डज इट एंड सो डज दी मीक बॉय डेविड अगेंस्ट गोलायत। तो ये तो सबने सुनी लिखी होगी, डेविड और गोलायत वाली, कि डेविड को के पास तो मतलब कुछ नहीं होता है, तो वो उसके पास वो होता है, हमारे यहाँ जो नहीं बोलते हैं जिससे हम लोग पक्षी बच्ची उड़ाते हैं, लेकिन उसी से वो गोलायत जैसे मॉन्स्टर आदमी को मार देता है, क्योंकि उसको अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। डेविड गोलायत की स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझो कि मतलब ये जो डायमेंशन है, दिस विल बी द डायमेंशन जो बहुत कम बच्चे लिखते हैं हमारे यहाँ स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने एंशियंट टाइम से। तो ये जो पूरी जो ग्रीक डायमेंशन सर ने लिखी है, इससे इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा होगा एग्जामिनर के मन पे, कि उसको लगा होगा कि भाई ये लड़का बहुत मतलब बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा ज्ञान है इसके पास। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, तो मतलब आपको भी। हाँ अनिरुद्ध बताइए भैया। हेलो। यस सर। हाँ बताइए, कुछ बता रहे हैं हम। नहीं नहीं। तो मतलब भाई ये समझो कि जब ये वाली, अब अपने लोगों को ही लग रहा है कि यार बताओ, ये अपने लोगों ने स्टोरी ऐसी सुन नहीं रखी है, और मतलब उन्होंने यूज की है, तो उनके क्यों नहीं आएंगे 160 मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब और इनके सर के मतलब अभी इनका और पढ़ेंगे अपन लोग, तो अपने लोग रियलाइज करेंगे कि इन्होंने ऐसे मतलब थिंकर्स को भी मेंशन नहीं किया है, कि सुकरात ने ये कहा था, अरिस्टोटल ने ये कहा था, हॉब्स लॉक ने ये कहा था। पॉलिटिकल साइंस वालों के साथ यही होता है, वो जाते हैं जितने उनने थिंकर पढ़ रखे हैं बेचारों ने, सबको मेंशन करने लगते हैं एक एक करके। मतलब अपने ऐसे में वो जस्टिस में रॉल्स पे उतर आएंगे, और मतलब लेकिन उनके पास कोई बहुत कंक्रीट थिंकर नहीं होते हैं जो मॉडर्न थिंकर। लेकिन आप इनकी कॉपी को देखोगे, तो इन्होंने मतलब कार्ल युंग और नीशे जैसे लोगों को मेंशन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं। तो मतलब ये चीज यहाँ पे सीखने को, अपन दो लोग हों चार लोग हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मतलब अपने लोग ये बात समझ पाए, ये चीज अपने लोग पकड़ पाए इनकी कॉपी से, कि जो नई चीजें हैं वो बहुत मैटर कर रही हैं, जो नई नॉलेज है, ये मतलब आपको, इट विल मतलब ये आपको अपार्ट बनाएगी, क्लास अपार्ट बनाएगी और लोगों से, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप ये पैरा ऐसे ही पूरा का पूरा तैयार कर लो, थोड़ा सा मतलब नॉलेज ले लो ओडिसी के बारे में, इलियाड के बारे में, और इंश्योर करो कि आप एक पैरा लिखोगे इसके ऊपर अपने एसे में, है ना, चाहे उसकी 20 बार घर पे प्रैक्टिस कर लो कि एक पैरा मुझे ग्रीक लेजेंड से लिखना है, क्योंकि इससे मतलब मैं अलग ही दिख जाऊंगा। जब कोई आंसर मेरा पढ़ेगा तो उसको ये नहीं दिखेगा कि गांधी जी ने क्या कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा क्या कहा था, कि मतलब ये जो नॉर्मल जो बच्चे सब लिख के आएंगे, कि वुमेन के लिए ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है, वही दो चार एग्जाम्पल हैं लोगों के पास, किरण बेदी जी का, मलाला का, वही लोग लिख रहे हैं। तो इससे आप अपार्ट कैसे बनोगे? अब इसके बाद आप आ जाओ आगे। दूसरा इन्होंने दिया है अपनी सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल। नाउ दिस इज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कि मतलब पहले आप जा रहे हो ग्रीक एग्जाम्पल्स पे, और अब आप आ रहे हो अपनी एग्जाम्पल्स पे। एंशियंट सिविलाइजेशंस आर एज वेनरेटेड एज ग्रेट एम्पायर्स, आर नॉट एज वेनरेटेड एज ग्रेट एम्पायर्स फॉर द सिंपल रीजन दैट हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दे वर वाइप्ड आउट बाय कैलेमिटी एंड डिड नॉट राइज अगेन। कि जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी उनके साथ क्या हुआ, वो तो खत्म हो गई, लेकिन जो ग्रेट एम्पायर्स थे दे परसिस्टेड। जैसे ग्रेट एम्पायर कौन थे, मुगल एम्पायर, मौर्य एम्पायर, दे परसिस्टेड। मुगल मतलब मौर्य एम्पायर में भी फैमाइन आई थी, बट स्टिल मौर्य एम्पायर कंटिन्यूड। और यही उन्होंने एग्जांपल भी दिया है, देखना भी, सजेस्ट दैट दे वर वाइप्ड आउट बाय कैलेमिटी एंड डिड नॉट राइज अगेन। फॉर एग्जांपल हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया डिड नॉट राइज अगेन, वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई। रोम, मौर्य एंड मुगल्स डिड, कि मौर्यंस के टाइम पे भी फैमाइन आई, मुगल्स के टाइम पे भी फैमाइन आई, बट स्टिल दीज एम्पायर्स परसिस्टेड एंड हेंस दे आर कंसिडर्ड एवर मोर ग्लोरियस। और ये वाली बात उन्होंने जोड़ दी है, जो पूरा का पूरा टॉपिक था, कि हमारी ग्रेटेस्ट ग्लोरी किसमें है, इसमें नहीं कि हम कभी गिरे ही नहीं, बल्कि इसमें है कि हम गिरने के बाद भी दोबारा खड़े हैं, है ना भाई? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो यस सर। यस हाँ, सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हर सेंट, और इनकी कॉपी में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है वो यही है, कि इस आदमी ने हर जगह पे ये बात मेंशन की है कि आपने मुझसे पूछा क्या है, कि मतलब ग्लोरियस जैसा वर्ड कहीं के उन्होंने हर जगह यूज किया है, ग्लोरियस वर्ड टॉपिक में मेंशन है। मतलब दोबारा उठ के खड़ा होना, ये भी उन्होंने मेंशन किया है, तो ये भी मेंशन था टॉपिक में।
तो मतलब हर पैराग्राफ में ये बात बताना कि मैं भटक ही नहीं रहा हूँ ऑप्शन से। और क्योंकि यही मेन डिमांड है यूपीएससी की, वो कह रहे हैं कि भैया आप मुझे वही बताओ जो मैंने पूछा है। और वो आदमी हर बात को इस चीज में मेंशन कर दे रहा है कि मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपने पूछा है। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ ठीक लगा ये? यस सर। तो अभी यस तो अपने सर। पास खाली 1 मिनट है, इसमें 30 मिनट ही होते हैं क्या जूम में? 40 मिनट्स होते हैं। तो